नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इम्पोर्टेंट MCQ इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बायोलॉजी के MCQ हम कर लेते हैं क्योंकि केमिस्ट्री के सारे MCQ चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक हमने कर लिए हैं। आइए बिना किसी देरी के हम इम्पोर्टेंट MCQ की तरफ चलते हैं, जो कि हैं अपने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम से। और जैव प्रक्रम के अंदर जो MCQ हैं वो लगभग इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम के अंदर, उसमें बोला गया है कि बोमन संपुट यानी बोमन्स कैप्सूल जो होता है निम्नलिखित में से किस सिस्टम का पार्ट है। तो अपने को पता है बोमन्स कैप्सूल एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के अंदर आता है, नेफ्रॉन के अंदर। तो उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका सही आंसर होगा। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जठर रस का मतलब पता है आपको? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? सबको पता है गैस्ट्रिक जूस यानी अपने पेट के अंदर HCl अम्ल पाया जाता है। मानव में भोजन को काटने व चीरने फाड़ने के लिए उपयोगी जो दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो कर्तक एवं रत्नक जो दांत होते हैं आगे वाले, उनको हम इसके लिए यूज करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है संबंधित है। प्रोस्टेट ग्लैंड भाई आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में NCERT की बुक में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। आइए चलते हैं। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कौन सी ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, बताना ज़रा। हीमोग्लोबिन तो RBC के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब RBC के अंदर ही होगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे। श्वसन में ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित होता है। जी हाँ, अपने कोशिका के अंदर जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जा कर के ये डिवाइड होता है। तो कोशिका द्रव्य सही आंसर हो जाएगा। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, पायरुवेट के विखंडन से वायवीय श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा बनती है। ये तीनों चीज़ें बनती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढो कहाँ पे है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। भाई CO2 तो चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेफ्रॉन। न्यूरॉन तो अपने नर्वस सिस्टम का भाग है। वर्क यानी किडनी होती है, फेफड़ा यानी लंग्स होता है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। मानव में श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? लंग्स के अंदर कुपिका यानी कि एल्वियोली होती है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 11 का क्वेश्चन है। 11 के क्वेश्चन में पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण की वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। बिल्कुल क्लोरोफिल की वजह से होता है। और इसके अंदर क्लोरोफिल हम सही कर देंगे। सामान्य वयस्क का रक्तदाब होता है 80 से लेकर 120 तक होता है। 80 से लेकर 120 ये रहा। ठीक है, उसके बाद में चलो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं जल्दी से। अमीबा में पाचन होता है, किस तरीके से होता है अमीबा में पाचन? हाँ, अमीबा में पाचन कोशिका के अंदर ही होता है। कोशिका के अंदर जो खाद्य धानी होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, खाद्य धानी, फूड वैक्यूल्स। इसके अंदर क्या लिखेंगे? फूड वैक्यूल्स इसके अंदर आ जाएगा। श्वसन में सामान्यतः जंतु वायु को और इस क्रिया को करते हैं। सामान्यतः श्वसन में जंतु वायु को एक्सहेल और इनहेल करते हैं। निश्वास और उच्च श्वसन कहते हैं, जिसके अंदर हम बोलेंगे श्वसन में संबंधित जंतु वायु को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। यहाँ पर तो इनहेल लिख देना आप, और यहाँ पे एक्सहेल लिख देना। ठीक है। उसके बाद में शिराओं में रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए क्या लगे होते हैं? वॉल्व लगे हुए होते हैं। उसके बाद में आपको आगे लिखना जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं?
एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, बसंत में जड़ व तने के उत्तक में संचित शर्करा का स्थानांतरण किस में होता है? बसंत ऋतु जो होती है वो अभी गर्मियों से पहले आती है, और इसके अंदर क्या होता है, जड़ व तने में के उत्तक में संचित शर्करा का स्थानांतरण, क्योंकि सर्दियों के अंदर क्या होता है, पत्तियां गिर जाती है, तो जो भी स्टार्च या फिर जो फूड बना हुआ है वो पत्तों में, जड़ों में और तने में हो जाता है स्टोर। बाद में जैसे ही बसंत ऋतु आती है उसके अंदर पत्तियां नई नई आने लगती हैं, तो फिर वो शर्करा का स्थानांतरण जो कलिकाएं होती हैं, सूट पार्ट जो होते हैं उसके अंदर होने लग जाती हैं। ठीक है, सूट पार्ट के अंदर इसका बोलेंगे आप। उसके बाद में अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा कौन करता है? यानी कि आपका स्टमक होता है उसकी इनर वॉल की प्रोटेक्शन कौन करता है? तो हम बोलेंगे म्यूकस नाम का एक चीज़ होती है वहाँ पर, जिसको श्लेष्मा बोलते हैं, तो म्यूकस जो होता है वो करता है। ठीक है, म्यूकस लिख देंगे हम इसके अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, रक्त दाब को मापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेग्मोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। इस स्फेग्मोमेनोमीटर, ठीक है, ये सही से लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, आप लिख लेंगे स्फेग्मोमेनोमीटर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखेंगे ध्यान से, रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि को कौन कंट्रोल करता है? रंध्र यानी वो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स और कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कौन कंट्रोल करता है? ये करता है एक द्वार कोशिकाएं होती है, गार्ड सेल। कौन सी? गार्ड सेल। ठीक है, मानव आहार में भोजन में मिलने वाला प्रथम एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, तो यहाँ पर एमिलेज इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कोशिका स्तर पर ऊर्जा का संग्रहण होता है। कोशिका के स्तर पर ऊर्जा का संग्रहण स्टोर किस अणु के रूप में होता है? तो हाँ बोलेंगे एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, कोशिका के लेवल पर एटीपी आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन होता है? बिंबाणु का मतलब क्या होता है? बिंबाणु का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, प्लेटलेट्स जिसको आप बोलते हो, तो उसका जीवन काल जो बताया जाता है वो बताया जाता है 10 दिन का। कितने दिन का? 10 दिन का उसकी लाइफ होती है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल मतलब आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 दिन मानी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में याद रखें, आगे ये कंपटीशन लेवल पर ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलो, क्वेश्चन चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेस, बड़ा क्वेश्चन चैप्टर था, इसलिए इसके एमसीक्यू और क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य योजक स्थान को क्या कहते हैं? मतलब टू नर्व सेल के बीच के जो जॉइनिंग स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं, शरीर की अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंटरी एक्शन का नियंत्रण कहाँ पर होता है? ये आपको बताना है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो अपने मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर होता है, क्योंकि भाई प्रमस्तिष्क जो है वो फोरब्रेन होता है, इसमें तो होगा नहीं। अनुमस्तिष्क जो सेरिबेलम होता है उसमें भी नहीं होता है, पोन्स के अंदर भी नहीं होता, और ये मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर अपने अनैच्छिक क्रिया यानी इन वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल किया जाता है। तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो सूचनाओं को उपार्जित करता है, यानी कि नर्व सेल का वो वाला पार्ट जो कि सिग्नल्स को लेता है, वो कौन सा है? सबसे आगे वाला पार्ट है जिसको हम द्रुमिका या फिर डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। शरीर की सही स्थिति और संतुलन, बैलेंस और जो इक्विलेशन जो है वो कंट्रोल करता है। पोस्चर एंड बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम को बोलते हैं। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क होता है वो। समझ गए बात को? अनुमस्तिष्क। उसके बाद में आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यकता, आउटू मतलब थायराइड ग्लैंड को
थायरोक्सिन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आयोडीन की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन जो है ना ये रिपीट होते हैं, आपके पुराने मॉडल पेपर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, है ना। छुई मुई की पत्तियों की में गति होती है, किस प्रकार की गति होती है, किस प्रकार का मोमेंटम होता है उसके अंदर, वो आपको बताना है। तो कंपानुकुंचन गति उसके अंदर होती है, यानी कि उसके अंदर नेस्टिक मोमेंट होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, शरीर में नियंत्रण व समन्वय किसके द्वारा होता है? तो शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तंत्रिका तंत्र के द्वारा, यानी नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की दोनों के द्वारा होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला सही करेंगे, ठीक है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है? तो मेरु तंत्रिका और कपाल तंत्रिका, ठीक है, दोनों से मिलकर के बना होगा। दोनों आगे दोनों ही आएंगे, ठीक है। जो ब्रेन से निकलती है वो वाली, और जो अपने स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो वाली, दोनों ही जो नर्व सेल होती है वो मिलकर के पेरिफेरल नर्व सिस्टम बनाती है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन करता है कंट्रोल उसको? तो हाँ, वो करता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है वो क्या है? संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका मतलब अपने सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होने वाली नर्वस सेल, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? संवेदी तंत्रिका, ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग फोरब्रेन है, ठीक है। फोरब्रेन प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम इसके अंदर कंसिस्ट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 12 का, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की गति को उदाहरण है? ये है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म मतलब रसायनानुवर्तन गति। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। निम्न में से पादप हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन है पादप प्लांट हार्मोन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, उपरोक्त सभी सारे ही हो गए फिर, ठीक है। निम्न में से पादप वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन है, यानी प्लांट के अंदर इनहिबिशन जो स्टार्ट करेगा वो साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, जिबेरेलिन, ऑक्सीन, बताओ कौन सा है? तो ये हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, चलते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ये भी देख लो फटाफट। पादप में पत्तियों का मुरझाना कौन से हार्मोन की वजह से होता है? अभी देखा है हमने एब्सिसिक एसिड की वजह से, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। उसके बाद में पादप में साइटोकाइनिन हार्मोन किसको प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन किसको प्रेरित करता है? तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन बताओ कहाँ पर होता है? फ्रूट और जो सीड होते हैं वहाँ पर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। उसके बाद में कौन सा हार्मोन है प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है जो पादप की लंबाई में वृद्धि करता है? सबको पता है, इसमें पहले वाला ही हार्मोन आता है, ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीन। ये आएगा सेल डिवीजन। दूसर द्रव्य किसमें पाया जाता है? दूसर द्रव्य किसमें पाया जाता है? बताओ दूसर द्रव्य किसमें पाया जाता है? दूसर द्रव्य पाया जाता है मेरु रज्जु, यानी जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। नर जनन ग्रंथि वर्षण से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसमें आप लिख के आ जाओगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, ग्रंथियों के हार्मोन स्त्रवण के लिए किसकी जरूरत, किसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं? मास्टर ग्लैंड तो पता ही है सबको, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, पिट्यूटरी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्त्रवण की क्रिया विधि द्वारा नियंत्रण किया जाता है। पुनर्भरण यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म, कौन सा? फीडबैक मैकेनिज्म आएगा भाई। एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो किस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो नर्व सेल होते हैं उनमें सूचनाओं का संचरण किस रूप में होता है? हमको पता है तंत्रिकीय कोशिका
के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में वो क्या है, देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन है ये वाला 9 वाला है। किसके संगठित जाल से तंत्रिका उत्तक बना है, यानी कि किससे मिल करके और नर्व टिश्यू बनता है। तो सबको पता है नर्व टिश्यू बनेगा नर्व सेल से, किससे, नर्व सेल से मिल करके बना होता है। ठीक है, इस तरीके से अगले चैप्टर में चलते हैं हम। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं, इसके अंदर बात आती है। सबसे पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स ही है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों पर विकसित द्वारा कायिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है, कलिक, यानी जो एक तरीके से सूट होती हैं, टिप्स होती हैं, उनके फॉर्मेशन से होता है, सूट बोल सकते हो आप। ठीक है, परागकण पुष्प के कहाँ पर बनते हैं, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन कहाँ पर बनते हैं, पोलन ग्रेन वो बनते हैं परागकोश के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर के अंदर। फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर अंडाशय परिपक्व होकर किस में कन्वर्ट होता है, फ्लोरिंग प्लांट के अंदर और अंडाशय डेवलप होकर के और फ्रूट के अंदर यानी फल के रूप में डेवलप होता है, फल फ्रूट के रूप में। अब अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन में उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, यानी कायिक प्रजनन का मतलब हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सारे के सारे प्लांट होते हैं जेनेटिक रूप से पेरेंटल प्लांट के और एक समान होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं। ठीक है, भ्रूण को माँ के रुधिर में से पोषण किसके द्वारा मिलता है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट किससे मिलेगा, मदर की बॉडी में, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा। एक क्वेश्चन है 6 वाला, एक किसी स्पीसीज होता है उसके अंदर जो स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि उसके स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी होता है, स्टेबिलिटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है, रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन करेगा तो उस स्पीसीज़ के नंबर है वो बने रहेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन, और वो स्पीसीज़ ख़त्म नहीं होगी, मतलब सीधी सी बात ये है। अगला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के अंदर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, मुकुलन का मतलब आपके बडिंग। ठीक है, एसेक्सुअल और रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा किसमें होता है, यीस्ट के अंदर होता है, सबको पता है यीस्ट के अंदर होगा, यीस्ट और एक हाइड्रा होता है, हाइड्रा यहाँ पे है नहीं तो यीस्ट आ जाएगा। इसके बाद में बीजाणु समासंग द्वारा जनन, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन द्वारा कौन करता है रिप्रोडक्शन, राइजोपस करता है। उभयलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है इसके अंदर, बाइसेक्सुअल ये भी है, मस्टर्ड भी है, दोनों ही हैं, गुड़हल हिबिस्कस वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पुष्प के स्त्री केसर में क्या होते हैं, यानी कि फूल के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसके अंदर ये सारे होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी तीनों ही होते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल फिजन के अंदर जनन बहुखंडन द्वारा जनन कौन करता है, यानी कि मल्टीपल फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन कौन करेगा, प्लाज्मोडियम करेगा, प्लाज्मोडियम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्षण जो है उसके अंदर, वर्षण का मतलब टेस्टिस, टेस्टिस उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। टेस्टिस शरीर से बाहर लोकेटेड होते हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो है, क्योंकि आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए, कम कहाँ पे है, कम होता है, ये रहा। मानव में निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में उत्पन्न होती है, निषेचन की क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में होती है, फर्टिलाइजेशन होता है अंडवाहिनी के अंदर, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है।
महिलाओं में शरीर में कौन सा परिवर्तन जनन प्रावस्था के प्रारंभ को तथा परिपक्वता को परिलक्षित करता है? ये हो गया अपना ऋतुस्राव होना, यानी कि फीमेल के अंदर कौन सा चेंज आता है जिसकी वजह से हमको ये पता चलता है कि वो सेक्सुअली और मैच्योरिटी का जो फर्स्ट सिंबल होता है वो यही होता है ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन। क्वेश्चन नंबर 10, पुष्पीय पादप में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? देखो इस क्वेश्चन को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए करेंगे, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड के अंदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही प्रावधान है और दोनों ही प्रकार के बच्चे यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें समझाना पड़ रहा है। पुष्पीय पादप में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? यानी फ्लोरिंग प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का वो कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले हमें पता है बीजांड के अंदर होता है, यानी कि ओवेरी के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में हमारे अगला क्वेश्चन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 8 है, इसके और देख लेते हैं। मेंडल जो है उसने सबसे पहले आनुवांशिकता के प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? सबको पता है, सबसे आसान क्वेश्चन है, मटर के पौधे, यानी कि जो उद्यान मटर है उसका यूज किया था, पी प्लांट का। किसी जीव के एक विप्रयासी लक्षण के दोनों जीन एक साथ होने पर इसे कहते हैं, यानी कि एक मान लो कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के दो रूप होते हैं। ठीक है, दो रूप, यानी जैसे लंबाई की बात करें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी, दोनों ही रूप हैं और दोनों ही रूप एक साथ में होते हैं, एक ही जीन में होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी, यानी कि हेट्रोजाइगस जीन। ठीक है, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, संकरण कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी से प्राप्त संततियों का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको हम बार बार और जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर भी बताते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी से करेंगे तो इसका रेशियो रहेगा 1:1। बताऊँ क्यों? क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, स्मॉल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा, यानी कि दो पौधे तो छोटे छोटे शॉर्ट बनेंगे और दो पौधे बाहर से देखने पर लंबे पौधे होंगे। ठीक है, इसलिए 1:1 होगा। 2:2 होना चाहिए, लेकिन 2:2 कर नहीं सकते हम लोग, 2:2 को यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए वो 2:2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1:1 के अंदर। और रेशियो हमेशा शॉर्टेस्ट नंबर के अंदर ही होता है, बड़े नंबर के अंदर नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या करके आओगे आप? 1:1 करके आओगे। मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोगों में मटर के कितने जोड़ी विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया? बताइए। मेंडल ने जो हेरिडिटी के एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अंदर मटर के अंदर कितने जोड़ी विप्रयासी लक्षणों का, यानी कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था? आप बोलोगे 7, कितने? 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पुष्प के रंग लक्षण का एक संकरण करवाया तो F1 जनरेशन में 3 फूल कैसे मिले? गुलाबी, और एक मिला सफ़ेद प्राप्त हुआ। तो बताओ प्रभावी कारक मटर के पौधे के पुष्प का रंग कौन सा होगा? यानी रंग को टेस्ट करने के लिए क्रॉस करवाया गया। F1 जनरेशन में 3 जो फ्लावर हैं वो गुलाबी रंग के मिले, यानी पिंक कलर के मिल सकते हैं, और एक मिल गया वाइट कलर का। बताओ, तो अपने को पता है इसके अंदर गुलाबी कलर है वो ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, प्रभावी लक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे। ये क्वेश्चन अपने बुक का ही क्वेश्चन है और इसमें बोला गया था कि जो लंबाई है वो आधे पौधों में बोने थे और आधे के अंदर क्या है? देखो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। बोने पौधे, और देखो एक पौधा है जिसके बैंगनी पुष्प थे, ठीक है, और लंबा पौधा था, बैंगनी और लंबा था, उसका संकरण क्रॉस करवाया गया बोने पौधे और सफ़ेद पुष्प के साथ में। और इसकी संतति में सभी पौधे पुष्प में बैंगनी कलर था, सब के अंदर कैसा कलर था? बैंगनी, यानी मेल पेरेंट से भी बैंगनी आता है और फीमेल से भी बैंगनी आता है, मतलब डब्ल्यू आएगा, कैपिटल डब्ल्यू ले लेते हैं उसको। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू आएगा इसमें, कैपिटल डब्ल्यू एक इसमें है। उसके बाद में परंतु उसमें से लगभग आधे बोने थे। आधे बोने किसमें? देखो इसमें
आधे तो लंबे और आधे बौने, इस प्रकार से आएगा। यानी उसके जनक के अंदर यानी पेरेंटल प्लांट के अंदर ये जीनोटाइप था, जिसकी वजह से आधे पौधे क्या हो गए लंबे, आधे क्या हो गए बौने, और सारे के सारे क्या हो गए कलर के अंदर बैंगनी मिल गए थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। इस प्रकार से हम बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक चैप्टर और आता है लास्ट के अंदर, आपका कौन सा चैप्टर है वो हमारा पर्यावरण यानी कि आवर एनवायरनमेंट। इसके अंदर भी कुछ एमसीक्यू हैं जो इम्पोर्टेंट ही है, वो भी चलो हम इसी के साथ में कर लेते हैं, बायो वाले पोर्शन के साथ में ही। थोड़ा सा 5-10 मिनट बड़ा हो सकता है वीडियो, कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम टाइम है, 5-10 मिनट हमारे पास कोई बड़े मायने नहीं रखते हैं। अगर इनमें से क्वेश्चन आ भी जाते हैं 2-3 नंबर भी बहुत अच्छे से अपने को तैयार कर लेने चाहिए। आसान क्वेश्चन है, देखना ध्यान से एक एक करके। जो प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, यानी कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो कौन से ट्रॉपिक लेवल को फॉर्म करते हैं, तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल को। तो बताओ फर्स्ट किस कौन करते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं प्रोड्यूसर यानी प्लांट, ठीक है, पौधे आते हैं। उत्पादक हरे पौधे, नीले हरित शैवाल व कुछ जीवाणु जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषी क्षमता होती है, उनको क्या कहते हैं। तो भाई ये खुद ही अपना भोजन खुद बना रहे, तो ये क्या बोले जाएंगे, ये उत्पादक या उपभोक्ता, अपघटक, अपमार्जक। देखो ये शुरुआत वाले उत्पादक यानी प्रोड्यूसर बोले जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा के रूप में अवशोषित होती है। तो वो ओनली 1%। आपकी बुक के अंदर साफ साफ है, नोट्स के अंदर भी करवा रखे हैं कि 1% एनर्जी ही अब्जॉर्ब की जाती है खाद्य ऊर्जा के रूप में, बाकी नहीं की जाती। सन से आने वाली एनर्जी का 1% भाग, और उस 1% एनर्जी को ही हम लोग 100% मान करके और आगे एनर्जी ट्रांसफर पढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन कितने प्रतिशत उपभोक्ता के अगले पोषी स्तर तक पहुंचता है। यानी कि ये 10% रूल की बात कर रहा है कि कितने परसेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, एनर्जी जो है वो आगे तक ट्रांसफ़र होती है। तो आप बोलोगे 10% एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है, बाकी उसी के अंदर यूज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन के डिप्लोएशन यानी 6 के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है, बताओ। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किधर गया, ये रहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, वे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके और रासायनिक ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं। उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं यानी उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। भाई घास को गेहूँ तो खा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होगा। घास को बकरी खा सकती है, इसको मानव खा सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये है पक्का, ये है। बकरी गाय हाथी ये है नहीं, गाय ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज जो है, पराबैंगनी किरणें से हमारी सुरक्षा कौन सी परत करती है। सबको पता है ओजोन लेयर ही करती है। किसी आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए प्रथम उत्पादक पोषी स्तर पर कितनी होगी। 4th ट्रॉपिक लेवल पे 5 किलो जूल है, ठीक है। तो अब तीसरे पे कितनी हो जाएगी, तीसरे पे हो जाएगी 1 0 लगा दो 50 किलो जूल। दूसरे पे कितनी हो जाएगी 500 किलो जूल 500, और चौथे पहले के ऊपर कितनी हो जाएगी 5000 किलो जूल, ठीक है। पहले में इतनी थी, फिर इसकी 10% आगे गई, उसकी 10% तीसरे में गई, उसकी 10% अगले में गई, ठीक है। तो 4th ट्रॉपिक लेवल में 5 किलो जूल गई है, पहले में कितनी थी 5000 किलो जूल। ऑप्शन कौन सा है 5000 किलो जूल का, लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है 4 वाला, इसलिए, ठीक है। समझ गए होंगे बात। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सूर्य से आने वाली प्रकाश पराबैंगनी किरणें मानव में क्या उत्पन्न कर सकती है, स्किन कैंसर उत्पन्न कर सकती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकंड वाला, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस डायरेक्शन में होता है। यानी कि परितंत्र इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो हमेशा यूनि डायरेक्शन में होता है, एक दिशीय एक दिशा में होता है। थर्ड वाला, एक परितंत्र में ये और ये घटक शामिल होते हैं, कौन कौन से। यानी एक इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर और मिले हुए होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर
कौन से पोषी स्तर का? वही वाला दूसरे सेकंड ट्रॉपिक लेवल का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी ये करेंगे तीसरे ट्रॉपिक लेवल का निर्माण। आहार श्रृंखलाएं शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाती हैं जिसे हम फूड वेब बोलते हैं। यानी कि फूड चेन है वो कई सारी चेन का एक जाल बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है और इस प्रकार से बायोलॉजी वाले कंप्लीट हमने एमसीक्यू कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम फिजिक्स के सारे एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी करेंगे। उसके बाद में इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप सारे बताएंगे। एक वीडियो है जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? इम्पोर्टेंट और डायग्राम के बारे में। वो वीडियो ज़रूर देखें। डायग्राम से आपके 3 या 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अगर अपने को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, 80 में से 80 नंबर लेके आने पेपर के अंदर, तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ हम लगातार आपके साथ में शेयर करते रहेंगे अब। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और दुआएँ मिले। और कमेंट करके बताएं कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, उसको वहाँ पर सोल्व किया जाएगा। आपके कमेंट का मुझे रहेगा इंतज़ार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया, अलविदा, सब्बा खैर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।